हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र हियर। वेलकम यू ऑल ऑन समर्थ है जुडिशरी। देखिए, वन लाइनर से ऊपर वाली जो हमारी सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की 70th बीपीएससी को टारगेट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कुछ वैसे तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम्स में ऑप्शंस के रूप में अपीयर होते हैं और जो इस साल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं और जिनके ऊपर हमारा बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस पे किसी फॉर्मेट में अपीयर हो सकते हैं। चाहे आपको एलिमिनेशन में मेथड एलिमिनेशन जब आप यूज़ करना चाहोगे तो वहाँ भी ऑप्शंस अपीयर हो सकते हैं कि चलो ये नहीं आंसर होगा, वो होगा। तो समर्थ सीरीज के अंदर हम उन सारे फैक्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं जिनसे आपके पेपर्स में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो इन डेप्थ एनालिसिस यहाँ पे हम करंट अफेयर्स की कर रहे हैं। पार्ट 5 है आज, 4 वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देखिए चैनल पे। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, कमेंट करिए, रिव्यू दीजिए, हर तरह से अपने चैनल के साथ जुड़िए। तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मैं क्वेश्चंस अच्छे से अच्छे कराऊं और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस साल की, कौन सा ऐसा मूवी है जो इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मूवी है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले 10-15 सालों के बाद बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिल्म भारत की पहली कौन सी है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन है आपकी ईरा, देविका, केंजिया लैली या सारा। तो सारा और केंजिया लैली, ये दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपको किसी भी सूरत हाल में याद रखना है, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी डिस्कशंस हुए थे करंट अफेयर्स के टाइम पे। तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस क्या क्या है एक और सुन लीजिए वापस। ईरा, देविका, केंजिया लैली या सारा। इनमें से क्या होगा इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मूवी कौन सी है, उसके बारे में बात करते हैं। आप लोग पॉज करिए, जवाब दीजिए, जो भी आपको याद है एलिमिनेट करने का ट्राई करिए। हो सकता है आपको ये ऑप्शन याद ना हो तो कुछ और हो, एलिमिनेट करिए, थोड़ा अटेम्प्ट करिए तो बेहतर होगा। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ईरा। ईरा भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मूवी है और दुनिया की पहली हिंदी एआई फिल्म है। ये भी याद रखना है आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मूवी इंडिया की तो पहली हो गई और वैसे हिंदी ये दुनिया की पहली है, ये भी आपको याद रखना है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन अपीयर हो सकते हैं। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उसके बारे में जान लीजिए। जो हम वन लाइनर्स ऊपर के बारे में बात कर रहे हैं ना इस सीरीज के अंदर, उसमें ये फैक्ट्स आपको काफी इंपॉर्टेंट है। देविका क्या है? इंडियाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन सा है? भारत की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, उसका नाम हमने क्या रखा है? देविका। सारा क्या है? WHO ने एक लॉन्च किया था स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ, उसका उन्होंने नाम क्या दिया है? सारा। ये दोनों में से कोई भी पूछ सकते हैं कि भारत मतलब दुनिया का पहला, या फिर आप इस तरीके से पूछ सकते हो, पूछ देंगे वो आपसे कि एक स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ किसके द्वारा लॉन्च किया गया, क्या नाम है, दोनों याद रखना है आपको। तो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंसर है केंजिया लैली, जिसके बारे में मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। उसको पूरी दुनिया का पहला मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वर्चुअल ब्यूटी पेजेंट के रूप पेजेंट उनको सम्मानित किया गया। बेसिकली वो पूरी दुनिया की पहली मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है केंजिया लैली। कहाँ की हैं? मोरक्को की। ये भी आपको याद रखना है। यूक्रेन, इसके अलावा और क्या क्या याद रखना है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं। यूक्रेन ने इंट्रोड्यूस किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड स्पोक्स पर्सन विक्टोरिया सी। इसको एम्बेसडर के रूप में भी क्वेश्चन बन सकता है कि पूरी दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एम्बेसडर कौन है, तो उसका आंसर क्या होगा? विक्टोरिया सी। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूक्रेन के द्वारा। उसके अलावा क्या पूछ सकते हैं और आपसे, द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या नाम था? लिस्प। ये 2016-17 का न्यूज है ना, फिर भी ये आपका पुराना न्यूज है। पूछ सकते हैं कि भाई पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा था? लिस्प। इसका नाम था लिस्ट प्रोसेसिंग, है ना, इसका पूरा नाम क्या था? लिस्ट प्रोसेसिंग। इसके अलावा क्या पूछ सकते हैं, इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी अपॉइंट्स अवार्ड विनिंग अमेरिकन प्रोफेसर एज वाइस चांसलर, उनका क्या नाम है? साइमन मार्क। सबसे पहले तो यह याद रखिएगा कि बहुत कम ऐसे होते हैं जहाँ पे फॉरेन जो होते हैं लोग, उनको इंडिया के किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया जाता है। ठीक है ना, तो वैसे ही भारत की जो पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी है उसका क्या नाम है? यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी मुंबई बेस्ड है। उसको साइमन मार्क वहाँ पे पहले फॉरेनर हैं जिनको एज अ अमेरिकन है वैसे वाइस चांसलर के रूप में अपॉइंट किया गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ था इसके ऊपर, याद रखना है आपको। मार्क पहले फॉरेन नेशनल बने हैं जो इंडियन यूनिवर्सिटी के एज फाउंडिंग वाइस चांसलर बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे फैक्ट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इस साल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। तो 15 क्वेश्चंस ना करके हमने एक ही क्वेश्चंस के अंदर ये सारी बातें कर ली। अब आपको क्या रखना है, या तो कॉलम वाइज जो पूछ देंगे कि चूज द करेक्ट वन, रॉन्ग वन कौन सा है, मिलान करने के लिए पूछ देते हैं मैच द फॉलोइंग्स में, तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है।
ठीक है। आप ट्विटर पे जाइए, यूपीएससी स्क्रीनशॉट्स को फॉलो करिए, टेलीग्राम पे इस लिंक के साथ जुड़िए, दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पिन कमेंट में मिल जाएंगे। आपको वहां पे तमाम यूपीएससी से रिलेटेड, पीसीएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ साथ क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स और बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको मिलने वाली, जो आपको काफी बेनिफिट देंगे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो दोनों चीजों को फॉलो करिए, मिल जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा और क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन ट्रैफिक सिस्टम भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो सिक्किम, याद रखिएगा। आपको कमेंट में जवाब देना है कि सिक्किम में पहला एक रेलवे स्टेशन बना है पहली बार, है ना, आप उसका क्या नाम है, आपको ये भी बताना है। उसके अलावा याद क्या रखना है, दूरदर्शन किसान जो है, मतलब भारत सरकार ने बेसिकली उन्होंने लॉन्च किया गवर्नमेंट टीवी चैनल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स के साथ, उनका क्या नाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिस और एआई भूमि। ये दोनों चीजें याद रखना है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेसिकली दूरदर्शन किसान, ये भी याद रखना है। या फिर क्या क्या नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स का, वो भी आपको याद रखना है, क्रिस और भूमि। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पीटर हिग्स, जो अभी रिसेंटली डेथ हो गई उनकी, उन्होंने नोबेल प्राइज किस साल जीता था? इस तरीके के क्वेश्चंस आजकल फैशन बन गए एग्जाम में पूछने की, कि वो कोई बहुत ही फेमस नोबेल लॉरिएट है, अगर डेथ करते आते हैं तो उनसे उनका कब मिला था वो पूछ देते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है, आपके ऑप्शन से 2013, 14, 15, 16, किस साल पीटर हिग्स को जो है ना बेसिकली नोबेल प्राइज दिया गया था और किस फील्ड में दिया गया था, वो भी आपको याद रखना है। तो 2013 में ना एक यूनाइटेड किंगडम के हैं, मतलब थे पीटर हिग्स, उनको फिजिक्स में एफ इंगलर्ट के साथ 2013 में हिग्स बोसोन यानी गॉड्स पार्टिकल, आपने पढ़ा होगा, अणु में जब पढ़ा होगा एटम्स वगैरह आपने क्लास 9-10 में, तो आपने जरूर पढ़ा होगा गॉड्स पार्टिकल या फिर हिग्स बोसोन, इन्हीं के नाम पे दिया गया था। 2013 का नोबेल प्राइज इन्हीं को दिया गया था, हिग्स बोसोन की डिस्कवरी के लिए या गॉड्स पार्टिकल की डिस्कवरी के लिए। किनके साथ दिया गया था वो भी कई बार पूछ लेते हैं, एफ इंगलर्ट, ये भी याद रखिएगा, कहाँ के थे, यूनाइटेड किंगडम के, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा बात करेंगे, एक और काफी फेमस लॉरिएट थे नोबेल, उनकी डेथ हो गई, डैनियल कहनेमान। डैनियल कहनेमान इजराइल के हैं, इनको 2002 का इकोनॉमिक्स में दिया गया था नोबेल प्राइज। किस इकोनॉमिक्स के किस पोर्शन को डिस्कवरी आप बताने के लिए, मैं सिंपली कहूं तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के मतलब को बताने के लिए डैनियल कहनेमान साहब इजराइल के हैं, इनको 2002 का नोबेल प्राइज दिया गया था। साथ में और कौन थे, वर्नॉन एल स्मिथ, इनका भाई आपको इनके बारे में भी याद रखना है, ये दोनों बातें आपके काफी इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2024 में किस कंपनी को महारत्न कैटेगरी के लिस्ट में ऐड किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर काफी सारे महारत्न कंपनीज में ऐड हुए हैं, कई सारे नवरत्न कंपनीज ऐड हुए हैं। तो मिनी रत्न तो नहीं पूछते, पर नवरत्न और महारत्न जरूर पूछते हैं। तो इस वीडियो में हम महारत्न के बारे में बात कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नवरत्न के बारे में बात कर लेंगे। तो 2024 में किस कंपनी को महारत्न लिस्ट में ऐड किया गया? आपके ऑप्शंस हैं एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आप जानते होंगे, एनएफएल जो आपका नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, एसजेवीएन सतलज जल विद्युत, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसको 2024 में महारत्न कंपनी के कैटेगरी में ऐड किया गया है? मतलब महारत्न कंपनी नई ऐड हो गई है, ठीक है ना। तो आपको याद क्या रखना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बात आपको मैं याद कैसे दिला देता हूँ। ये बिल्कुल अभी दुर्गा पूजा के समय पे हुआ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, जब इनको इस कंपनी को महारत्न कंपनी के रूप में ऐड किया गया है। यानी कि जब महारत्न कंपनी में ऐड किया गया, इसका मतलब ये पहले नवरत्न कंपनी रही होगी, तभी महारत्न कंपनी में ऐड हुआ होगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये दोनों नवरत्न कंपनीज हैं और ये मिनी रत्ना कंपनी है, ये बातें आपको याद रखनी है। आगे वन लाइनर सुपर में देखें तो 23 दिसंबर 1940 को हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से बेंगलोर में बालचंद हीराचंद के द्वारा इसको क्या किया गया था, एयरक्राफ्ट जो भारत के अंदर चलती है ना, उसको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने क्या किया था, सेटअप किया था 23 दिसंबर 1940 को। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें शेयर होल्डर बनती है 1941 में, और पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल 1942 में ले लिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। और LC-1 जो तेजस वगैरह हैं, जो बहुत सारे छोटे विमान से काफ़ी स्मूथ विमान जो भारतीय सेना के पास हैं, वो बेसिकली HAL ही मतलब वो क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है, उसको भी याद रखिएगा, तेजस वगैरह खास करके। 1964 में क्या हुआ था, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ मर्ज करके, या इन दोनों को एक साथ एमलगमेट करके, एक साथ जोड़ करके, मर्ज वर्ड सही नहीं होगा, एमलगमेशन वर्ड इज द राइट आंसर, जहां पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नाम दिया गया 1964 में। और ये भी आपको याद रखना है कि एक्चुअली में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कब बनी थी, तो बेसिकली अगर नाम चेंज करके पूछ रहा है, ऑप्शन 1964 दे रहा है तो आपको 1964 लगाना है, या फिर एक्चुअल में पूछ रहा है कि भाई इनिशियली कब बनी थी, तो 23 दिसंबर 1940, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं।
अब अभी के लिए महारत्न कंपनीज भारत में कितने हैं वो डायरेक्ट नंबर पूछ देगा 14। आपको ये भी याद रखना है कि अभी भारत में कितने, जोड़ लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 14। 14 कंपनीज भारत में ऐसे हैं जो महारत्न कंपनीज हैं। और ये महारत्न कंपनी का जो सिस्टम है ना 19 मई 2010 से स्टार्ट हुआ था। तो अभी रिसेंट वालों को तो याद रखिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 2024 में, ऑयल इंडिया लिमिटेड, REC वगैरह को लास्ट ईयर ऐड किया गया था। तो एक बार देख लीजिए, मैं एक बार आपका नाम पढ़ देता हूं। वेल, BPCL, देखो भेल, सेल, गेल, कोल, है ना। फिर उसके अलावा हम बात करें HPCL, IOCL, NTPC, PFC, PGCIL, उसके अलावा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन OIL और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऐसे करके याद रखिएगा, वेल सेल कोल ना करके, तो आपको ज़्यादा याद रहने के चांसेस हैं, ठीक है। एक याद रखिएगा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, जो लोग भूल जाते हैं, और एक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है जो पूछ देंगे ऑप्शंस में। बाकी तो लोग एलिमिनेट कर लेते हैं, ये लास्ट वाले ही 3-4 देंगे जो एलिमिनेशन करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नवरत्न कंपनीज के बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डिक्लेयर्ड नेशनल ड्राउट डिजास्टर ड्यू टू अल नीनो इफेक्ट। अल नीनो क्या होता है एक बार समझ लीजिए। दुनिया में एक मॉनसूनल पैटर्न है, एक वेदर पैटर्न है। मॉनसूनल वर्ड से अच्छा मैं बोलूँ तो वेदर पैटर्न है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में काफ़ी रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि नॉर्दर्न में कुछ होगा तो सदर्न में इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। होता क्या है कि इक्वेटर से जब हवाएं ना ऊपर आती हैं, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह से जब हवाएं चलती है, या फिर अब मैं कहूँ सदर्न हेमिस्फीयर से जो हवाएं, ठंडी हवाएं जब वो आती हैं ना, किधर मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को, मतलब इक्वेटर को क्रॉस करते हुए जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती हैं, देखो इधर से कोई हवा, इधर ऑस्ट्रेलिया वगैरह मान लो इंडियन ओशन के नीचे से कोई हवा चली और ऐसे करके आई। अब क्या होता है कि ऊपर में जैसे फ्रेल्स लॉ वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो जो रोटेशन है, जो अर्थ का जो घूमना है ना, उसके वजह से क्या होता है कि ये यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड की तरफ मुड़ता है, ठीक है। और यही हवाएं फिर ना इंडिया से टकराती हैं। तो क्या होता है कि गर्मी के समय में जब जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा सूरज की रोशनी होती है, तो ये हवा, ये एरिया क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। और गर्म हवा एक्सपैंड करती है, तो ये जब ऊपर आती हैं तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है। यही वैक्यूम भरने के लिए हवाएं सदर्न हेमिस्फीयर से आती हैं, क्योंकि इधर ठंडी हवा होती है, सूरज तो इधर पड़ रहा है ना, सूरज की रोशनी तो ज़्यादा इधर है, तो ये रीजन गर्म हो जाता है इसके कंपैरिजन में। और ये हवाएं जब इधर आती है तो इंडिया में मानसून और वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती है दुनिया में वो आती है। अल नीनो इफेक्ट क्या होता है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर का जो नॉर्मल वेदर पैटर्न है उसमें चेंज आ जाता है। ये एरिया गर्म होने के बजाय जो सेंट्रल पैसिफिक एरिया होता है, जो ईस्टर्न पैसिफिक एरिया होता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अल नीनो में कौन सा एरिया नेचुरल से ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो ईस्टर्न पैसिफिक और सेंट्रल पैसिफिक रीजन्स, ठीक है ना। इधर ना जाकर के हवा फिर किधर चली जाती है, इधर। अब इधर हवा चली गई तो इधर क्या हो गया, ड्रॉट आना है, सुखाड़ तो ऑब्वियस आना है। और जब भी जैसे ही ये ड्रॉट की कंडीशंस होती है तो फिर इस एरियाज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, बंगाल में काफ़ी फेमाइंस पढ़ते थे, क्या रीजन थे उसके, ये एल नीनो थे। ये एरिया इधर ज़्यादा गर्म हो जाती थी अरेबियन सी से, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से ज़्यादा गर्म क्या हो जाता था, सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक रीजन, तो हवाएं इधर चली जाती थी और इधर बारिश होती नहीं थी फिर। तो ये सारी बातें आपको क्या रखना है, याद रखना है। किस देश ने करा है, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या मैक्सिको। अब इस क्वेश्चन को देने का पर्पस क्या था मेरा, जब आप अल नीनो पढ़ोगे तो आप इसमें से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया तो नहीं होगा, अल नीनो के वजह से तो नहीं होगा। मैक्सिको को अल नीनो की वजह से फायदा होता है क्योंकि यहां पे बारिश होती है। बचा इंडिया और जिम्बाब्वे। अब जब इंडिया में अगर आप इंडिया में इस साल रहे होगे तो मस्ट बी नोइंग कि इंडिया में बारिश ठीक ठाक हुई है इस साल, तो अच्छी खासी बारिश हुई है। तो आप थोड़ा मतलब जिम्बाब्वे की तरफ जा सकते थे कि चलो इस एरिया में सूखा वगैरह पड़ा होगा, तो इस ए रीजन रह सकता है मेरा ऑप्शन देने का, ताकि आपके कॉन्सेप्ट को समझाऊं मैं कि कैसे आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अल नीनो के वजह से अभी क्या हुआ कि जिम्बाब्वे ने क्या करा है, नेशन वाइड स्टेट ऑफ डिजास्टर क्या किया है, डिक्लेयर किया है कि बहुत ज़्यादा लोग, लगभग 7.6 मिलियन पीपल जो है, लगभग 70 से 80 लाख लोग इम्पैक्ट हुए हैं और काफ़ी बुरे स्थिति में जिम्बाब्वे में, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, एक और चीज़, ईस्ट लंदन में कोई नहीं है, ये यूनाइटेड किंगडम की बात नहीं कर रहा। ईस्ट लंदन नाम की एक सिटी है साउथ अफ्रीका में, जो पूरी दुनिया की पहली ऐसी सिटी है जिसको डिक्लेयर किया गया वाटरलेस सिटी। वहाँ पे बारिश पानी है ही नहीं। और साउथ अफ्रीका आने वाले समय में केप टाउन वगैरह, बेंगलुरु इंडिया का, फिर आपका क्या नाम है मुंबई, ये सारे एरियाज बहुत ही, चेन्नई बहुत बड़ा ड्रॉट लाइक, या फिर मैं कहूँ कि इनके पास पानी का प्रॉब्लम होने वाला है। बेंगलुरु तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब उसके ऊपर रिसर्च पेपर्स वगैरह आ रखे हैं, और केप टाउन दोनों, केप टाउन में तो हो भी चुका है।
तो ईस्ट लंदन साउथ अफ्रीका का एक शहर है जिसको दुनिया का पहला वाटरलेस सिटी डिक्लेयर कर दिया गया है। उसके अलावा आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है रिसेंटली, उसके बारे में याद रखना है। दुमा वोको प्रेसिडेंट ऑफ बोट्सवाना बने हैं नए, इसको आपको याद रखना है क्योंकि 58 साल से बोट्सवाना में जो पार्टी थी उस पार्टी में अभी जो प्रेसिडेंट है रिसेंटली मोगबितेशी मासिसी, इनको हटा करके दुमा वोको बने हैं। प्रधानमंत्री साहब ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करे, तो ये बातें आपको याद रखनी है। जिम्बाब्वे ने अभी एक हाल ही में सोना बैक्ड करेंसी, गोल्ड बैक्ड करेंसी जिग के नाम से लॉन्च किया था, ये भी आपको याद रखना है। अब एक बार लोकेशंस देख लीजिए, ये जिम्बाब्वे है, देखो साउथ अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, फिर इधर आपका मलावी, जाम्बिया, बोट्सवाना, नामीबिया, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है जिम्बाब्वे, ये भी आपको याद रखना है। वन लाइनर्स ऊपर हम बात करें तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है लेक करीवा, जिम्बाब्वे के अंदर लेक करीवा जो दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड लेक एंड रिजर्वायर बाई वॉल्यूम है। इसमें पानी की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा कम गई थी एल नीनो वगैरह के इम्पैक्ट की वजह से, आपको ये भी याद रखना है। काफ़ी लेक करीवा, करीवा डैम, ये सब दोनों चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। ये देखो लेक करीबा जैम्बेजी रिवर वगैरह यहीं फॉलो करती हैं, देखो जैम्बिया और क्या नाम है जिम्बाब्वे के बॉर्डर्स पे हरारे इसका कैपिटल, ये भी याद रखिएगा। ये कुछ बातें हैं आपको इनके बारे में याद रखना है, ठीक है। एक बार इन वीडियो को पॉज करके आप ध्यान से एक बार देख लो। विक्टोरिया फॉल्स वगैरह देखो, जैम्बेजी रिवर वगैरह सब फॉलो करती हैं यहाँ पे, ये सारी बातें आपको याद रखना है। देखो ये लिम्पोपो नदी है कि आपको बता देता हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का रोल है यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है ना। आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है, ये भी चीज़ थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। Who among the following was honored with honorary Palme d'Or during the opening ceremony of the 77th Cannes Film Festival? कांस से एक सवाल तो आएगा ही आएगा किसी भी पेपर में, इतनी तो मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। अगर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आएगा तो कांस से जरूर आएगा, अदरवाइज वो स्टैटिक ही पूछेंगे क्योंकि एग्जाम्स के डेट ही नहीं पता थे कब होंगे नहीं होंगे, तो क्वेश्चन वगैरह पता नहीं कब सेट हुए हैं। होने के लिए जनवरी में भी हो गए होंगे, मार्च वगैरह में होने थे, तो यूपीपीसीएस की मैं बात करूँ, बीपीएससी का तो अभी भी नहीं पता कब लें ना लें। वैसे 13 दिसंबर की तो डेट आ चुकी है एक शिफ्ट में लेने की, पर यूपीपी से 2 शिफ्ट में ले रहा है जो गलत कर रहा है वैसे। चलिए हम बात करें पाल्म डियोर किसको दिया गया, मेरिल स्ट्रीप, सिलियन मर्फी, एमा स्टोन, निकी वेंथन। सिलियन मर्फी वगैरह का नाम तो आपने जरूर ओपेनहाइमर वगैरह देखा होगा तो जरूर जानते होंगे, अपन बात करेंगे उसके बारे में। तो पाल्म डियोर अवार्ड 77वें कांस में किसको दिया गया, मेरिल स्ट्रीप साहब को, ये बात आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसके अलावा, ये 4 फेसेस आपको याद रखने, खास करके ये पायल कपाड़िया जी का। पायल कपाड़िया के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया था कि इंडिया इज प्राउड ऑफ पायल कपाड़िया फॉर हिस्टोरिक फिट ऑफ विनिंग द ग्रैंड प्रिक्स। क्या याद रखना है, ग्रैंड प्रिक्स एट द 77th कांस फिल्म फेस्टिवल, किस काम के लिए, ऑल बी इमेजिन एज लाइट, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल बी इमेजिन एज लाइट को पायल कपाड़िया साहब ने डायरेक्ट करा था, उसको इस बार कांस फिल्म फेस्टिवल 77th कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये बात याद रखना है। इसके अलावा क्या क्या याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अनुसुईया सेन गुप्ता का आपका नाम याद रखना है, इनको द सेमलेस में हिंदी लैंग्वेज फिल्म है, उसमें पहली इंडियन महिला बनी है जिसको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड इन द यूएन सर्टेन रिगार्ड कैटेगरी के अंदर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया इन सर्टेन यूएन सर्टेन रिगार्ड कैटेगरी, ये भी आपको याद रखना है। किस मूवी के लिए दिया गया अनुसुईया सेन गुप्ता को, द सेमलेस, ये याद रखना है। इंडियन सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवन पहले एशियन बने हैं जिसको प्रेस्टिजियस पियरे, भाई साहब को पता नहीं कौन सी अंग्रेजी है, ट्रिब्यूट अवार्ड के नाम से पियरे एंजीरिनिक्स ट्रिब्यूट अवार्ड, इतनी अंग्रेजी नहीं आती भाई, उसको दिया गया है। FTII स्टूडेंट चिदानंद नायक की फिल्म जो है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो वॉन द अवार्ड इन लास्ट सिनेफ कॉम्पिटिटिव सेक्शन, इसमें ये सब अंग्रेजी के साथ फ्रेंच नाम है भाई, है ना, तो ये आपको याद रखना है। ये चारों नाम बिल्कुल आपके पास होनी चाहिए, आपका मूवी का नाम, ये खास करके ये और ये तो आपको पता होनी चाहिए, पायल कपाड़िया का मूवी का नाम भी आपको पता होनी चाहिए। ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, पियरे एंजरिकेस ट्रिब्यूट अवार्ड, लास्ट सिनेफ कॉम्पिटिटिव सेक्शन अवार्ड एंड देन आफ्टर द सेमलेस के लिए यूएन सर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में जो अवार्ड दिया गया अनुसुईया सेन गुप्ता को, याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे पर इसके बारे में इतना पता होना चाहिए कि मिशन मौसम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। 2000 करोड़ रुपया 2 साल के लिए एलोकेट किया गया बजट आउटले इस स्कीम का, इस मिशन मानसून को, और द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट अपीयर हो सकता है, दोनों हो सकता है, कोई एक भी हो सकता है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। मिशन मौसम के बारे में मैंने ट्वीट भी किया था, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बस इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब हम देख लेते हैं, पिछले बार में हमने क्या बात करी थी मेन की, इस बार हम विमेन की बात कर लेते हैं। US ओपन 2024 का आर्यना सवालेंका जीती है, तो आपको पता है, मैंने जो नाम बता दिया था कि कब सबसे पहले
ये डेट दे रखा है कि कौन सा यूएस ओपन कब स्टार्ट हुआ था 1968 में, फ्रेंच ओपन 1925 में, विंबलडन 1877 सबसे पुराना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। चारों नाम में से कौन सा रॉन्ग बने आपको चूज करना है। यूएस ओपन आरियाना सावालेंका, फ्रेंच ओपन इगा स्वाइतेक, विंबलडन ओपन बारबोरा क्रिजिकोवा, ऑस्ट्रेलियन ओपन आरियाना सावालेंका। ये चारों नाम वैसे सही दे रखे हैं मैंने, बस मुझे बताना था इसलिए मैं आपको दे दिया, कोई भी गलत नहीं है। आपको याद क्या रखना है, दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल्स किसके पास है, मार्गरेट कोर्ट के पास, एंड देन आफ्टर सेरेना विलियम्स के पास। ठीक है, लोग सेरेना विलियम्स याद रखें, पर मार्गरेट कोर्ट 24 ग्रैंड स्लैम्स है उनके पास। लास्ट में मैंने आपको पिछली बार बताया था नोवाक जोकोविच के बारे में। नोवाक जोकोविच 2024 में एक भी सिंगल ग्रैंड स्लैम नहीं जीत पाए, ये भी आपको याद रखना है। पर इस साल की ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल था उसमें नोवाक जोकोविच साहब जीते, किसको हरा करके, कार्लोस अल्कराज। रोहन बोपन्ना 43 साल 329 दिन में सबसे ओल्डेस्ट पर्सन बने जिन्होंने कोई भी ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है ओपन एरा में। बेसिकली उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर के। रोहन बोपन्ना ओल्डेस्ट प्लेयर बने हैं पूरी दुनिया में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए। ठीक है, आगे हम कुछ वन लाइनर्स बात कर लेते हैं। स्पेस सेक्टर में भारत सरकार ने 100% एफडीआई अलाउड कर दिया है, डिफेंस सेक्टर में अभी भी 74% है। फ्लॉट प्रोजेक्ट ऑफ नासा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेलवे स्टेशन बनाना चाहती है नासा मून पे 2030 तक। देख लो साइंस कहाँ से कहाँ चला गया है। 2030 में नासा जो है वो चंद्रमा पे रेलवे स्टेशन बनाने वाला है, और अभी तक चंद्रमा पे पहुंचने वाले 4-5 नेशन, जापान बना भी लेटेस्ट 5वां, और हम अभी इंडिया अभी भी हम कहाँ कास्ट और रिलीजन में फंस पड़े हैं। सोच लो आप कहाँ, अभी हाल ही में जापान ने लकड़ी का बना हुआ वो लॉन्च कर दिया सैटेलाइट, और हम अभी भी उन सब चीज़ों में परेशान हो रहे हैं। सोचिएगा। प्रवाह की हम बात करें, एक रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आरबीआई, ये याद इंपॉर्टेंट है। FWD 200B क्या है, इंडिया की पहली इंडिजिनस बॉम्बर है, यूएवी एयरक्राफ्ट है ना, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल। दृष्टि 10 स्टार लाइनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने अभी हाल ही में भारत का पहला इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर दृष्टि 10 UAV स्टार लाइनर जो है उसको लॉन्च किया। इंडिया लेड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये अभी न्यूज़ में आ गया था क्योंकि इसकी मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई थी। कौन कौन से लोग थे फाउंडिंग मेंबर्स की मैं बात करूँ, इंडिया लेड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है इसका नाम बेसिकली। बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, फ्रांस, इजिप्ट, मोरक्को, ये 6 देश हैं। बेसिकली ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्यों बनाए थे इन्होंने, जो क्राइम अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स है ना, उसके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी के लिए, कि कोई उसको खिलाफ अगर कुछ करता है तो हम उसको अकाउंटेबिलिटी वगैरह के लिए पॉइंट रखें यूनाइटेड नेशंस में मिलजुल कर। देखिए यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स मिशन के बारे में एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा इन डेप्थ कराऊंगा अगले वीडियो में या दूसरे वीडियो में कभी भी, क्योंकि इससे एक सवाल बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि इजराइल ने लेबनान वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट किया है यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स को। एक और चीज़ याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का बजट आउटलुक कितना है, 79,156 करोड़ इसी साल लॉन्च करी गई है, ये भी आपको याद रखना है। ये सारी बातें आपके काम की, इसको याद करिए, तब तक दूसरे वीडियोस बन के जल्दी आपके पास आ जाएगा। साइंस के वीडियोस देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट बातें डिस्कस की हुई है, काफ़ी काम आएगा अगर आप उसको ढंग से यूटिलाइज करोगे तो क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लविंग मी। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।